So we'll start with the next chapter. Okay, we'll start with the next chapter. The next chapter is called as gaseous state. The next chapter is gaseous state. So we'll start that. Gaseous स्टेट, ठीक है. हो सकता है अगर आप एनसीईआरटी में देखो, हो सकता है कि अगर आप एनसीईआरटी में देखो तो आपको ये चैप्टर मिलेगा एज स्टेट्स ऑफ मैटर. ठीक है, एक ही बात है. इसके अलावा सम ऑफ यू हैव डाउट्स, we'll discuss the doubts in the last 15 minutes of the class. Okay, last 15 minutes of the class. अच्छा, so we'll start with the chapter. The chapter is gaseous state. ठीक है, यहाँ पे देखो आप गैसियस स्टेट के अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको कुछ रूल्स जो है वो ऑलरेडी आता होगा. ठीक है, सो we'll start with first gas laws. नहीं, atomic structure we will discuss after this chapter. Atomic structure we will study after this chapter. Now the first gas law is, ये आप सभी को आता है, Boyle's law. ठीक है, व्हाट इज बॉयल्स लॉ, बताओ, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? ठीक है, कुछ लोगों ने पढ़ा है P1 V1 is equal to P2 V2, बट अदरवाइज बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट. ठीक है, तो देखो बॉयल्स लॉ का डेफिनेशन क्या है. यस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इज डन. ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है दैट इज डन. ओके, सो व्हाट डज बॉयल्स लॉ डू? बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट द वॉल्यूम, आप डेफिनेशन लिखते जाओ. ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास, the volume of a given mass of an ideal gas is inversely proportional to its pressure. ठीक है, keeping constant temperature. पहले आप ये डेफिनेशन लिख लो. The first law is Boyle's law. Boyle's law state that the volume of a given mass, कई बार हो सकता है आप मास के जगह मोल्स देखो या मास के जगह अमाउंट देखो. ठीक है, of an ideal gas is inversely proportional to its pressure. ठीक है, keeping constant temperature. लिख लो. अभी आपका मंडे टेस्ट नहीं होगा. मंडे टेस्ट जब भी होगा आपको बता दिया जाएगा. लिख लिया सभी ने? ठीक है, अब देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या? आप इसको ऐसे लिखते हो, V इज प्रोपोर्शनल टू 1/P. V इज प्रोपोर्शनल टू 1/P. इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनल, यानी कि वो किस चीज पे डिपेंड करता है. ठीक है, अभी के लिए आप सिर्फ डेफिनेशन देखते रहो, मैं आपको एक एक वर्ड जो है वो आगे उसका मतलब बताता जाऊंगा. तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P. ठीक है, यानी कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम क्या करेगा? अगर आप डिनोमिनेटर को इंक्रीज करते हो, ठीक है, तो फिर वॉल्यूम क्या करेगा? वॉल्यूम विल डिक्रीज. सो इफ प्रेशर इंक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस. ठीक है, और इफ प्रेशर डिक्रीजेस, वॉल्यूम विल इंक्रीज. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि अगर एक चीज इंक्रीज करता है तो दूसरा डिक्रीज करता है. ठीक है, अब देखो इसके आगे आपको ऑलरेडी पता है कि आप प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हो. ठीक है, सो V इज इक्वल टू, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में करने के लिए आप एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो. ठीक है, तो V इज इक्वल टू K/P, which means that PV is equal to constant. ठीक है, which means that PV is equal to constant. अब इसी चीज को आप कैसे यूज करते हो? as P1 V1 is equal to P2 V2. ठीक है, यहां तक आप कंप्लीट कर लो पहले.
लिख लिया सभी ने? k इज कांस्टेंट, ठीक है, k इज सम कांस्टेंट। यहां तक आप पूरा कंप्लीट करो, पूरा पूरा लिख लिया? ठीक है, अब ये वाला पार्ट आपके लिए है, ये वाला आप खुद बताओ। विच विच ग्राफ, एक सेकेंड, ठीक है, विच ग्राफ एक्सप्लेन्स बॉयल्स लॉ, विच ग्राफ एक्सप्लेन्स बॉयल्स लॉ। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस हैं। फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, कौन सा आ जाएगा? ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 4। इज एवरीबडी क्लियर? एवरीबडी इज क्लियर? ठीक है, ठीक है, वो चीज आप लिख लो। और देखो उसके अलावा यहाँ पे लास्ट इक्वेशन अगर किसी को नहीं समझ में आया, ठीक है, ग्राफ बना लिया सभी ने? ग्राफ बना लिया सभी ने? ठीक है, देखो अगर लास्ट इक्वेशन किसी को नहीं समझ में आया, देखो देखो देखो, v इज प्रोपोर्शनल टू 1/p। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए या इक्वालिटी लाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए आप करते हो v इज इक्वल टू k इंटू 1/p विच इज सेम एज k/p। ठीक है, तो v इज इक्वल टू k इज सम कांस्टेंट, ठीक है, इनटू p। तो अगर मैं p को इस साइड भेजूं तो क्या आ जाएगा? p v इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, ठीक है, यानी कि p1 v1 मैं कोई भी दो रैंडम वैल्यू लूं तो वो जो है वो कांस्टेंट आएगा। ठीक है, p2 v2 वो भी जो है वो भी आपका कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो अगर ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है कि p1 v1 विल बी इक्वल टू p2 v2। ठीक है, अब ये इक्वेशन आया। ऑफ सेम गैस अंडर सेम कंडीशन, यस, ऑफ सेम गैस, बता रहा हूं अभी के लिए आप ये लिख लो। ठीक है, अभी के लिए आप ये लिख लो। सारे लॉस को जब हम एक साथ कंबाइन करेंगे तब आपको वो और क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं, आपको सिर्फ इतना ही करना है। देखो देखो, चलो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या है बताओ? व्हाट इज द इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी? ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, लेट्स से आपके पास दो पार्टिकल है, लेट्स से आपके पास दो पार्टिकल है 1 और 2। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 आप कैसे लिखोगे? हाफ m1 v1 ऐसे लिखोगे आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 1। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 2 आप कैसे लिखोगे? हाफ इंटू m2 v2 ऐसे लिखोगे। ठीक है, एंड अगर आपको दे दिया गया है कि दोनों पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर है, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन दे दिया गया है कि दोनों पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर है, तो व्हाट डज दिस मीन? ke1 इज इक्वल टू ke2। ठीक है, और हाफ m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर, यही तो आएगा ना? यही आएगा ना? तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम चीज ही है। ठीक है, यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम चीज है कि p1 v1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट p2 v2 इफ इट इज इक्वल टू द सेम कांस्टेंट। तो फिर उसका इंटरप्रिटेशन क्या आता है कि p1 v1 हैज टू बी इक्वल टू p2 v2। समझ में आया ना?
ठीक है, अब देखो वो ग्राफ कैसे आता है। अब देखो, रुक जाओ, डिफरेंट गैसेस का बाद में देखेंगे। ठीक है, अब देखो ये ग्राफ कैसे आता है। ग्राफ प्रेडिक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए कि आपको इक्वेशन क्या दिया हुआ है। ठीक है, इन दिस केस योर इक्वेशन इज पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, योर इक्वेशन इज पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखो यहाँ पे आप ग्राफ प्रेडिक्ट कैसे करते हो। आप इसको किसी भी इक्वेशन में लिखो। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखो। ठीक है, आप इसको v इज इक्वल टू के बाई पी ऐसे लिखो, कैसे भी लिखो डजेंट मैटर, या p इज इक्वल टू वी बाई के, कुछ भी लिखो, आपका आंसर जो है सेम ही आएगा। ठीक है, आप निकालते कैसे हो देखो। सपोज करो मैंने यहाँ पे v डाला, यहाँ पे मैंने p डाला। ठीक है, कोई भी एक वैल्यू आप पकड़ो। ठीक है, आइदर यू टेक p और यू टेक v। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ p। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग द वैल्यू p। ओके, सो v इज इक्वल टू k बाई p। ठीक है, सो इफ द वैल्यू ऑफ p इज इंक्रीजिंग, इफ द वैल्यू ऑफ p इज इंक्रीजिंग, तो इस पूरे टर्म का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। करेक्ट, सो इफ द वैल्यू ऑफ p इज इंक्रीजिंग, ठीक है, तो ये पूरा टर्म विच इज v, उसका वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, ओके, सो अब देखो, अब आपको बताना है टुवर्ड्स द राइट या टुवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है, टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ्ट। प्रेशर का वैल्यू टुवर्ड्स राइट इंक्रीज हो रहा है या टुवर्ड्स लेफ्ट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, प्रेशर का वैल्यू जो है वो टुवर्ड्स राइट इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम का वैल्यू टुवर्ड्स अप इंक्रीज हो रहा है या टुवर्ड्स डाउन इंक्रीज हो रहा है। करेक्ट, टुवर्ड्स अप जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ठीक है, वी हैव क्लियर्ड दिस अप। नाउ इफ प्रेशर इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। ठीक है, इफ प्रेशर इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। सो इफ द वैल्यू ऑफ प्रेशर इज हाई, if the value of pressure is high, then the value of volume would be high or low. करेक्ट, इफ प्रेशर इज हाई वॉल्यूम इज लो। ठीक है, तो प्रेशर हाई यानी कि यहाँ पे कहीं पे पॉइंट आएगा, इस डायरेक्शन में कहीं पे, एंड वॉल्यूम लो यानी कि इस डायरेक्शन में कहीं पे पॉइंट आएगा, यानी कि प्रेशर हाई वॉल्यूम लो जो है वो यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट, इफ द प्रेशर इज लो द वॉल्यूम शुड बी, करेक्ट, द वॉल्यूम शुड बी हाई। सो प्रेशर लो यानी कि वो यहाँ कहीं पे होगा, वॉल्यूम हाई यानी कि वो यहाँ कहीं पे होगा। ठीक है, तो प्रेशर लो वॉल्यूम हाई जो है वो इस तरह का इक्वेशन हुआ। समझ में आया ना, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो, अब आपको सिंपली क्या समझना है कि ये ग्राफ जो है ये कर्व्ड ग्राफ आएगा। ठीक है, ये ग्राफ कर्व्ड ग्राफ क्यों आएगा, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो स्ट्रेट लाइन एंड कर्व्ड लाइन का इक्वेशन जो है वो अलग अलग आता है। ठीक है, यहाँ पे v जो है दैट इज y एक्सिस, p जो है दैट इज x एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इक्वेशन, यहाँ पे आपका इक्वेशन क्या हुआ, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, और y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाई एक्स। जब भी आपका ऐसा ग्राफ आता है इट इज ऑलवेज अ कर्व्ड लाइन। ठीक है, जब भी आपका इक्वेशन ऐसा आता है एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और समथिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो वैसे केस में जो है कर्व्ड लाइन आता है। स्ट्रेट लाइन कब आता है, जब आपका ग्राफ कुछ ऐसा आता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ऐसे केस में जो है आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, समझ में आया। You get straight lines when your equation is something like y is proportional to x. You get curved lines when you have y is proportional to 1 by x और y is inversely proportional to x. ठीक है, तो जब भी आपको y is equal to mx plus c मिल रहा है तो वो जो है स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, अगर आपको y is equal to mx मिल रहा है तो वो आपका स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको कभी भी y is equal to k by x, ठीक है, या एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जब भी आपको ऐसा लाइन मिल रहा है तो दिस इज ऑलवेज अ कर्व्ड लाइन। समझ में आया ना, ओके।
ठीक है, तो इसलिए आपका ग्राफ जो है देखो, स्ट्रेट लाइन नॉट पॉसिबल, स्ट्रेट लाइन नॉट पॉसिबल, स्ट्रेट लाइन नॉट पॉसिबल, कर्व्ड लाइन पॉसिबल। ठीक है, दिस इज मेथड नंबर 1। ठीक है, मेथड नंबर 2 क्या है? आप अलग अलग पॉइंट्स पे अपना थ्योरी वेरीफाई करो। अलग अलग पॉइंट्स पे थ्योरी वेरीफाई करने का मतलब क्या है कि मैंने अभी जस्ट क्या बोला कि when the pressure is high, देखो, when the pressure is high the volume is supposed to be low, and when the pressure is low the volume is supposed to be high, inversely proportional। ठीक है, लेकिन अगर आप ग्राफ देखोगे तो यहाँ पे देखो, जब प्रेशर का वैल्यू हाई है तो वॉल्यूम का वैल्यू भी हाई है, जब प्रेशर का वैल्यू लो है तो वॉल्यूम का वैल्यू भी लो है, तो ये तो आपका थ्योरी को सपोर्ट नहीं करता है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर तो आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज हो रहा है बट वॉल्यूम कांस्टेंट है, दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होना चाहिए, तो प्रेशर तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है, सो दिस ग्राफ इज आल्सो नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ पर भी देखो सेम चीज, प्रेशर हाई वॉल्यूम हाई, दिस इज नॉट पॉसिबल, वेयर एज यहाँ पे प्रेशर हाई वॉल्यूम लो। क्लियर हुआ ना? ठीक है, बॉयल्स लॉ सभी ने लिख लिया? ओके, सो इसी के बेसिस पे देखो, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज चार्ल्स लॉ। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज चार्ल्स लॉ। ठीक है, अब देखो चार्ल्स लॉ के केस में अगेन डेफिनेशन क्या है, वेरी सिंपली, फर्स्ट लॉ जो है वो रिलेट करता है वॉल्यूम एंड प्रेशर को, फर्स्ट लॉ जो है वो रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम एंड प्रेशर को, चार्ल्स लॉ जो है वो रिलेट करता है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर को। ठीक है, सो व्हाट डज चार्ल्स लॉ स्टेट? चार्ल्स लॉ स्टेट दैट द वॉल्यूम of a fixed amount of gas, the volume of a fixed amount, fixed mole, fixed mass, एक ही बात है, the volume of a fixed amount of gas is directly proportional, is directly proportional। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आएगा, is directly proportional to its absolute temperature, is directly proportional to its absolute temperature। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है? प्रेशर कीपिंग प्रेशर फिक्स्ड। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। पिछले वाले केस में, ठीक है, पिछले वाले केस में हमने क्या लिखा था? v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p। तो इनवर्सली का मतलब नीचे आएगा, डायरेक्टली का मतलब ऊपर आएगा। ठीक है, मैंने अभी तक कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ डेफिनेशन ही बोला है। ठीक है, चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, लिख लिया सभी ने? देखो, पिछले केस में हम सेम चीजों को ही रिलेट कर रहे हैं, वॉल्यूम, ठीक है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू प्रेशर कीपिंग कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पर देखो आपने सिर्फ वेरिएबल जो है वो चेंज कर दिया कि अब हम प्रेशर के जगह टेम्परेचर डिस्कस कर रहे हैं, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। तो देखो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर कीपिंग कांस्टेंट प्रेशर। बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अब सेम चीज है, इक्वालिटी, ठीक है, सॉरी, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए आप क्या करते हो? एक कांस्टेंट ऐड करते हो। सो v इज इक्वल टू k इंटू टी, v इज इक्वल टू k इंटू टी। अब देखो एग्जैक्ट सेम मेथड, तो v बाई t इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ठीक है, और v1 बाई t1 इज इक्वल टू v2 बाई t2। ठीक है, यहां तक पहले आप लिख लो।
बता रहा हूँ, रुक जाओ। लिख लिया यहाँ तक? लिख लिया? अब अगर सपोज करो आपको ग्राफ निकालना है, ठीक है, अब अगर सपोज करो आपको ग्राफ निकालना है ऑफ चार्ल्स लॉ, ठीक है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन कि विच इज द ग्राफ ऑफ चार्ल्स लॉ, ठीक है, विच इज द ग्राफ। अभी आप डाउट्स बाद में पूछना, पहले मुझे कॉन्सेप्ट सारे बता लेंगे, उसके बाद आप डाउट्स पूछना, ठीक है। विच इज द ग्राफ ऑफ चार्ल्स लॉ, ठीक है, आपको ग्राफ लेट्स से दे दिया गया है। सॉरी, एक सेकंड, स्ट्रेट लाइन। कौन सा आएगा बताओ? ठीक है, अगेन देखो, आप ग्राफ प्रेडिक्ट कैसे करोगे? आपको हमेशा सबसे पहले एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए। एक्स और वाई में रिलेशन यानी कि यहाँ पे वाई जो है वो वॉल्यूम हुआ, एक्स जो है वो टेम्परेचर हुआ। पहले आपको इन दोनों में रिलेशन चाहिए, और इन दोनों का रिलेशन क्या है? v इज इक्वल टू के टी, ठीक है। v इज इक्वल टू के टी का मतलब क्या हुआ? v इज इक्वल टू के टी का मतलब क्या हुआ? y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। एंड y इज इक्वल टू एम एक्स क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम दी ओरिजिन, हाँ ना, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम दी ओरिजिन कौन सा हुआ? ये आपका आ जाएगा 3। इज दिस क्लियर? ठीक है, ओके। सो अब देखो यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज वेरी सिंपली टेम्परेचर, ठीक है, इन केल्विन, ठीक है, टेम्परेचर इन केल्विन। आपको ऑलरेडी इसका मतलब पता है, एंड आपको ऑलरेडी इसको कैलकुलेशन करना भी आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको पूछा कि व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन, तो आप क्या आंसर दोगे? करेक्ट, ये आप सभी को आता है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, इज आइदर 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बट ये तो सेंटीग्रेड स्केल पे हुआ, ठीक है। इन केल्विन स्केल इट इज 273 केल्विन, ठीक है, तो सभी को आता है। अच्छा, अब यहाँ पे बताओ व्हाट इज द रिलेशनशिप, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेंटीग्रेड स्केल एंड केल्विन स्केल? क्या इक्वेशन आप यूज करते हो बताओ? करेक्ट, द टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है, इज इक्वल टू द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता है विच इज 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता है विच इज 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे आप वैल्यू डालोगे 0 प्लस 273, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा 273 केल्विन, ठीक है। यहाँ पे K इज लार्ज, K आप स्मॉल k मत लिखना, गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे K इज इन कैपिटल लेटर्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, नेक्स्ट, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन? ठीक है, देखो ये भी आप सभी को आता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो केल्विन स्केल पे आप कैसे निकालोगे? डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है, सो विच इज 100 प्लस 273, ये आपका आ गया इक्वल टू 373 केल्विन, ठीक है। आप इतना पूरा पहले कंप्लीट करो, कंप्लीट करो यहाँ तक।
वैसे तो इसका एक्चुअल वैल्यू जो है वो है 273.15, बट आप 273 ही कंसिडर करो। ऑल क्वेश्चंस इन द एंड, ठीक है, जितने भी आपको जनरल क्वेश्चंस है ये आप एंड में, ठीक है, लिख लिया। आइडियल गैस का डेफिनेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आप एज गैस ही ट्रीट करो इसको, ठीक है। चलो जैसे कि लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज करो कि मैं आपको देता हूं लेट्स से द टेम्परेचर, ठीक है, लेट्स से द टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, व्हाट इज द टेम्परेचर इन केल्विन, कितना आएगा बताओ फटाफट। करेक्ट, इट शुड बी 323 Kelvin, ठीक है। If suppose I tell you that the temperature is let's say 120 degrees Celsius, the temperature in Kelvin would be, ठीक है, करेक्ट, इट विल बी 393 Kelvin, ठीक है। If supposedly I tell you that the temperature is -5 degrees Celsius, तो फिर टेम्परेचर क्या आएगा बताओ। ओए आज भूल गए, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 268 Kelvin, ठीक है। If I tell you that the temperature is let's say -123 degrees Celsius, then in Kelvin it will be, क्या कर रहे हो आज भूल गए, ठीक है। तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा 150 Kelvin, ठीक है। अब आपको इस चीज का यूज जो है वो समझ में आ गया है। केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। यहाँ पे देखो इसके नीचे आप कंटिन्यू करो, इसके नीचे आप एक और सेंटेंस लिखो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैन नेवर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैन नेवर बी नेगेटिव। एंड इसके आगे आप एक और स्टेटमेंट लिखो, एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो और -273 डिग्री सेल्सियस, एब्सोल्यूट जीरो और -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, ठीक है। इसके नीचे जाना इज इम्पॉसिबल, लिख लो, क्योंकि वो एब्सोल्यूट है, उसको डिफाइंड ही इस तरीके से किया गया है। लिख लिया, अभी ये सब नहीं, आगे विल डिस्कस दिस थिंग्स, ठीक है। सो लेट्स, सो बिफोर वी कंटिन्यू लेट्स डिस्कस अ कपल ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, सो लेट्स से द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आपके पास, ठीक है, लेट्स से आपके पास एक बलून है, ठीक है, बलून हैज अ वॉल्यूम ऑफ लेट्स से 1 लीटर, ठीक है। बाहर में जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट हैज अ वैल्यू ऑफ, atmospheric pressure has a value of, correct, atmospheric pressure has a value of 1 atm, ठीक है। तो अगर मैं इस पे और प्रेशर लगाऊं, अगर मैं इसमें और प्रेशर लगाऊं तो इसका वॉल्यूम शुड इंक्रीज और डिक्रीज, करेक्ट। इफ आई इंक्रीज द प्रेशर, ठीक है, देन नेचुरली द वॉल्यूम शुड डिक्रीज, ठीक है। अगर आप
अगर आप किसी चीज को कंप्रेस करने का ट्राई करोगे तो उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। नाउ सपोजेडली, ठीक है, सपोजेडली आपको दे दिया गया है कि दिस इज द इनिशियल कंडीशन, ठीक है। नाउ आई हैव इंक्रीज्ड द प्रेशर, नाउ आई हैव इंक्रीज्ड द प्रेशर टू 5 atm। नाउ आई हैव, ये एग्जांपल है, ये वाला मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ये एग्जांपल है, ये वाला मैं आपको बताऊंगा। नाउ इफ सपोजली आई हैव इंक्रीज्ड द प्रेशर टू 5 atm, व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम, ठीक है, व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम। तो ऐसे केस में आप हमेशा क्वेश्चन पहले पढ़ोगे, देखोगे कि आपको किस चीज को रिलेट करना है, ठीक है, आपको रिलेट करना है प्रेशर एंड वॉल्यूम को। तो अगर आपको प्रेशर एंड वॉल्यूम को रिलेट करना है तो आप कौन सा लॉ यूज करोगे? करेक्ट, यू विल यूज बॉयल्स लॉ, ठीक है। एंड इन पर्टिकुलर बॉयल्स लॉ का आप कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? यू विल यूज P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। समझ में आया ना? ठीक है, रुक जाओ, पहले मैं, ये एग्जांपल मेरे लिए है, ये वाला मैं आपको बता रहा हूँ, आप पहले समझो, ठीक है। तो देखो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दे दिया गया है। आपके पास P1 है, आपके पास V1 है, आपके पास P2 है, आपको V2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो इन दिस केस P1 हैज अ वैल्यू ऑफ 1, V1 हैज अ वैल्यू ऑफ 1, P2 हैज अ वैल्यू ऑफ 5 एंड V2 इज अननोन। तो यहाँ पे आपका V2 क्या आएगा बताओ? करेक्ट, यहाँ पे आपका V2 आ जाएगा 0.2 लीटर्स, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है कि हमने यहाँ पे कहीं पर भी यूनिट का कन्वर्जन नहीं किया है। यहाँ पर भी एटमॉस्फेयर में था, यहाँ पर भी एटमॉस्फेयर में है, तो अगर यहाँ पे लीटर्स में था तो यहाँ पर भी जो वॉल्यूम आएगा उसका यूनिट क्या होगा? ठीक है, वो भी आपका लीटर्स में ही आएगा। इज दिस क्लियर? यूनिट्स का आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल आप कंप्लीट करो। लिख लिया? ठीक है। सो लेट अस फर्स्ट राइट अ कपल ऑफ यूनिट्स। आपको कुछ यूनिट्स इसमें से आते ही है, जैसे कि अगर हम वॉल्यूम के यूनिट्स डिस्कस करें, वॉल्यूम के, ठीक है, तो 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी ml? करेक्ट, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, ठीक है। 1 मीटर क्यूब इज हाउ मेनी लीटर्स? Correct. Also, 1 meter cube is 1000 liters. 1 milliliter is equal to how many cc? Correct. And 1 milliliter or 1 cc is equal to how many centimeter cube? ठीक है, दिस इज ऑल्सो 1। आपको वॉल्यूम के ये सारे यूनिट्स जो है वो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अच्छा चलो एक और हम देख ही लेते हैं। 1 मीटर क्यूब is how many ml? Because this is a very common question. 1 meter cube is how many ml? आप 10 की पावर्स में लिखो, 10 के पावर्स में, ठीक है। करेक्ट, ये चीज आ जाएगा 10 to the power 6, ठीक है। दिस इज अ वेरी कॉमन, काफी कॉमन कैलकुलेशन ही है ये, तो आप इस चीज को ध्यान में रखो, ओके। चलो नाउ इन केस ऑफ प्रेशर, यहाँ पर तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों है, ठीक है। तो इन केस ऑफ वॉल्यूम तो हमने डिस्कस कर लिया। नाउ इन केस ऑफ प्रेशर, ठीक है, प्रेशर को आप किस किस यूनिट में मेजर करते हो बताओ? एक तो मैंने आपको बता ही दिया एटीएम, ठीक है, देन बार, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स? करेक्ट, यू मेजर इट इन mm, ठीक है, और cm, ठीक है, और मीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। यू ऑल्सो मेजर इट इन पास्कल एंड यू ऑल्सो मेजर इट इन, करेक्ट, टॉर। एक और बाकी है, एक और बाकी है, ठीक है, वन मोर इज लेफ्ट। करेक्ट, वन मोर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आप ऑब्वियसली इसको डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में भी कर सकते हो, बट दैट इज वेरी रेयर, ठीक है, जनरली आप उसको नहीं करते हो। तो जो कॉमन मेजरिंग ऑफ, जो कॉमन मेजरमेंट ऑफ प्रेशर है वो ये सारे हैं, ठीक है। तो देखो आपको इसमें से बहुत सारे वैल्यूज आते ही है, सो लेट्स डिस्कस दोस, ठीक है। सबसे पहले 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, इज हाउ मेनी mm ऑफ Hg? न्यूटन मीटर स्क्वायर,
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो 1 atmosphere इज 760 mm ऑफ Hg और हाउ मेनी cm torr, 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 और हाउ मेनी सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है, दिस इज 76, और हाउ मेनी मीटर्स ऑफ Hg, मीटर, ठीक है, हाउ मेनी मीटर ऑफ Hg, करेक्ट, 0.76, ठीक है। इसके अलावा 1 atm इज इक्वल टू हाउ मेनी बार, वापस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 atm इज, ठीक है, 1 atm इज अप्रोक्सीमेटली 1 atm is approximately equal to 1 bar, ठीक है, but this is not correct, या this is not exactly right। जो आपका exact value आता है 1 atm, ठीक है, is equal to, ये वैल्यू आपने पढ़ा है 1.013, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है आप में से काफी लोगों ने पढ़ा है, but the exact value is 1.01325 बार, ठीक है। ये सिर्फ आप जीके के लिए जान लो, ठीक है, जहां पर भी आप कैलकुलेशन करोगे आप हमेशा यही वैल्यू ही यूज करोगे, ठीक है, ये सिर्फ आप जीके के लिए जान लो कि हाँ ठीक है इतना होता है, ठीक है, बट यू विल ऑलवेज यूज दिस वैल्यू 1 atm इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 बार। पहले आप यहां तक कंप्लीट करो। लिख लिया, ओके, देन लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। नाउ 1 बार इज इक्वल टू हाउ मेनी पास्कल, 1 बार, 1 atm नहीं 1 बार, ठीक है, सो 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल, ठीक है, और इट इज ऑल्सो इक्वल टू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 पास्कल जो है दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये तो ध्यान में आ रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा 1 atm इज हाउ मेनी पास्कल, ठीक है, ये जस्ट अभी आपने बताया 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 5 विच इज एग्जैक्टली सेम एज 101,325 पास्कल, ठीक है। अगेन अगेन ये चीज आप अपने जनरल नॉलेज के लिए लिख लो, ठीक है, जहां पे आप यूज करोगे वहां पे आप ये वैल्यू ही यूज करोगे, ठीक है। लिखते वक्त आप ये लिखोगे, कैलकुलेशन करते वक्त आप ये वैल्यू यूज करोगे, ठीक है, और which is same as 1.01325 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लिख लो, ठीक है। एक और यूनिट देखो यहाँ पे बच गया, हमने एटीएम डिस्कस कर लिया, बार डिस्कस कर लिया, ये सारे हमने डिस्कस कर लिया, पास्कल भी हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर भी हो गया, सिर्फ एक टर्म बचा है टॉर, ठीक है। तो टॉर के केस में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, वन टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg, ठीक है, mm ऑफ Hg एंड टॉर सेम हुआ, ठीक है। तो देखो अब इसका यूज क्या हुआ कि 1 atm was how many mm of Hg, ठीक है, so 1 atm was 760 mm of Hg, but instead of using mm of Hg, ठीक है, now you can write it as 1 torr is equal to, sorry, 1 atm is equal to 760 torr, ठीक है, कंप्लीट कर लो। लिख ले सभी ने, ठीक है। तो देखो इन सब का यूज क्या है कि जब आप कैलकुलेशन करोगे आप हमेशा सब कुछ सेम यूनिट में रखो, जब भी आप कैलकुलेशन करोगे आप हमेशा सब कुछ सेम यूनिट में रखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो कि आपका पिछला ही एग्जांपल था बलून वाला, ठीक है, वहां पे सपोज करो कि इनिशियली जो बलून था, ठीक है, इट हैड अ वॉल्यूम ऑफ लेट्स से 3 लीटर,
ठीक है, एंड इट हैड अ प्रेशर ऑफ लेट्स से 2 एटमॉस्फेयर, इट हैड अ वॉल्यूम ऑफ 3 लीटर, ठीक है, एंड इट हैड अ प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर। फिर आपने इसके अंदर का प्रेशर जो है वो डिक्रीज किया, ठीक है, इसके अंदर का प्रेशर जो है वो डिक्रीज किया, एंड नाउ द प्रेशर इज लेट्स से 380 टॉर, द प्रेशर इज 380 टॉर, ठीक है। आपको निकालना है व्हाट इज द वॉल्यूम। सबसे पहले, ठीक है, हम इसे बिट बाय बिट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज द इक्वेशन दैट वी विल यूज, कौन सा इक्वेशन यूज करोगे आप बताओ। 380 टॉर, 380 टॉर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखते ही आपको यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए कि यू ऑब्वियसली हैव टू यूज द बॉयल्स लॉ, ठीक है। एंड बॉयल्स लॉ में भी इन पर्टिकुलर जो आप इक्वेशन यूज करोगे दैट इज P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यहां तक तो समझ में आ गया। रुक जाओ, आराम से आराम से, यहां तक समझ में आया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज आप सबका यूनिट जो है वो सेम रखोगे, ठीक है। यहाँ पे एटमॉस्फेयर है लेकिन यहाँ पे टॉर है, तो या तो आप इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करो या तो आप इसको टॉर में कन्वर्ट करो, ठीक है। ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना ज्यादा इजी रहेगा। तो अगर मैं इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करता हूं तो कितना वैल्यू आएगा बताओ। करेक्ट, दिस विल बी 380 by 760, ठीक है, which is going to be 0.5 एटमॉस्फेयर। अब आप वैल्यू यूज कर सकते हो एटमॉस्फेयर तो एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो फिर अगर लीटर है तो फिर यहाँ पे भी क्या आएगा, लीटर में आएगा। अब आप वैल्यू डालो, so 2 into 3 which is equal to 0.5 into V2, so V2 will be 12 liters, ठीक है। कंप्लीट करो। लिख लिया सभी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट्स से कि, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम क्या है ये आपको पता नहीं है, ठीक है। द इनिशियल प्रेशर वाज लेट्स से 10 atm, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम, ठीक है, सो फाइनल वॉल्यूम जो है दैट इज लेट्स से 20 लीटर्स, ठीक है। एंड द फाइनल प्रेशर इज लेट्स से, क्या वैल्यू चाहिए बताओ, कोई भी वैल्यू बताओ। व्हाट शुड बी द फाइनल वॉल्यूम, 50, ठीक है। सो लेट्स से द फाइनल प्रेशर वाज 50 atm, ठीक है। फाइंड आउट इनिशियल वॉल्यूम, निकालो। ठीक है, फॉर्मूला जो है वो आप स्टार्टिंग में यूज करते हो जब आपको इतना क्लैरिटी नहीं होता है। अब आप कैलकुलेशन डायरेक्ट करोगे, ठीक है। आप कैलकुलेशन डायरेक्ट कैसे करोगे, अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो अगर प्रेशर 5 टाइम्स हुआ है, यानी कि अगर प्रेशर को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया है तो वॉल्यूम क्या हुआ होगा, वॉल्यूम जो है वो 5 से डिवाइड हुआ होगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आपका V बाई 5 इज इक्वल टू 20, सो V आपका डायरेक्टली क्या आ गया, 100 लीटर्स, ठीक है। फॉर्मूला आप तब यूज करते हैं जब आपको स्टार्टिंग में इतना क्लियर नहीं होता है, लेकिन एक बार अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ जाए, ठीक है, तो फिर आपको हर बार वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है। इज दिस क्लियर, ठीक है। सो फिर भी आप लिख लो, ठीक है। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P1 इज 10, V1 इज V1, P2 इज, कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली वैल्यू लिख लो ना, इज इक्वल टू 50 इंटू 20, तो आपका V1 जो है वो आ जाएगा 100 लीटर्स, ओके।
कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो, नो इश्यू। इज दिस क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वहां पे हम टेम्परेचर को रिलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम टेम्परेचर को रिलेट करते हैं। पहले मैं आपको फर्स्ट इज एग्जांपल, पहला वाला एग्जांपल है। ठीक है, एग्जांपल, इफ द वॉल्यूम, if the volume at, let's say, 0 degree Celsius is 5 liters, ठीक है, then what is the volume, then what is the volume, ठीक है, at 273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आपको ऐसा दिया गया तो इसका मतलब ये है कि प्रेशर एंड मोल्स या अमाउंट जो है दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, प्रेशर एंड मोल्स आर कांस्टेंट। रुक जाओ, ये वाला एग्जांपल है, रुक जाओ। ठीक है, देखो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज हम यहाँ पे कौन सा लॉ यूज करेंगे। करेक्ट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू यूज हियर इज चार्ल्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, चार्ल्स लॉ का आप कौन सा इक्वेशन यूज करोगे। करेक्ट, यहाँ पे आप यूज करोगे v बाई टी। ठीक है, और v1 बाई t1 इज इक्वल टू v2 बाई t2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ओके, नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे टेम्परेचर जो है, यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर, ठीक है, यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर कि टेम्परेचर इज इन एब्सोल्यूट स्केल। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर आप डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट वाला नहीं यूज करोगे, टेम्परेचर जो है वो आप केल्विन वाला यूज करोगे। ठीक है, सो T1 which is 0 degree Celsius will be how many Kelvin? Correct, so T1 will be 273 Kelvin. ठीक है, and T2, and T2 which is 273 degree Celsius will be how many Kelvin? ठीक है, ये आपका आ जाएगा 546 केल्विन। अब आप यूज कर सकते हो। ठीक है, देखो, केल्विन, केल्विन एंड लीटर, तो फिर यहाँ पे आंसर भी क्या आएगा, लीटर में। ठीक है, अब आप यहाँ पे वैल्यू डालो, सो V1 इज 5, T1 इज 273 इज इक्वल टू V2 का वैल्यू आपको निकालना है बाय T2 दैट इज 546, तो ये आएगा 2 which implies that V2 is equal to 10 liters। ठीक है, कंप्लीट करो। ऑब्वियसली ये वाला क्वेश्चन काफी सिंपल था, आप में से लगभग हर किसी ने कर लिया, बट फिर भी आप इसे ढंग से लिख लो। सभी ने कंप्लीट कर लिया? ठीक है, आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल, ये वाला आप ट्राई करो। ठीक है, let's say that initially the volume was equal to 30 liters, ठीक है, at 27 degree Celsius। find out the volume at 127 degree Celsius। ठीक है, assuming कि pressure and amount are constant। ठीक है, ट्राई करो, ये वाला आप खुद से ट्राई करो। कोई बात नहीं, देखो,
पिछले एग्जाम्पल में मैंने क्या है, मैंने आपको चार्ल्स लॉ का एन इज अमाउंट, एन इज मोल्स, ठीक है, अमाउंट ऑफ गैस। देखो इससे पहले मैंने भी जस्ट क्या एक्सप्लेन किया, मैंने यहाँ पे चार्ल्स लॉ यूज किया, ठीक है। चार्ल्स लॉ में देखो क्या था कि चार्ल्स लॉ के केस में इट वाज वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो वहां पे आपका इक्वेशन क्या आता है, V बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि अगर आपके पास 0 डिग्री में वॉल्यूम है 5 लीटर, तो 273 डिग्री में वॉल्यूम जो है वो कितना आएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे यूज करोगे V1/T1। सिर्फ यहाँ पे पॉइंट क्या था कि आप टेम्परेचर जो है वो आप एब्सोल्यूट स्केल में यूज करोगे, ठीक है, या फिर आप केल्विन में यूज करोगे। तो कुछ नहीं, जो आपको दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस, उसको आपने केल्विन में किया, 273 डिग्री सेल्सियस उसको भी आपने केल्विन में कन्वर्ट किया, फिर आपने सिंपली फॉर्मूला जो है उसको यूज किया। ओके, आई थिंक ये वाला सभी का कंप्लीट हो गया। सबसे पहले इस चीज को आप कन्वर्ट करोगे केल्विन स्केल में, कितना आया, करेक्ट, दिस इज 300 केल्विन। इसको आप कन्वर्ट करोगे केल्विन स्केल में, कितना आया, करेक्ट, 400 केल्विन, ठीक है। अब तो बहुत ही सिंपल है, सो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, ठीक है। सो V1 इज 30/T1 इज 300 इज इक्वल टू V2/400, ठीक है। तो आपका यहाँ पे V2 कितना आ गया, 40 लीटर्स। इज दिस क्लियर? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आप अज्यूम कर रहे हो कि मोल्स जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। आप एक साथ सब कुछ वेरी नहीं कर सकते अभी के लिए, देख लिया सभी ने, ठीक है, ओके। सो आई एम गिविंग यू अ कपल ऑफ क्वेश्चंस, आप ट्राई करो, ठीक है। पहले मुझे क्वेश्चन लिख लेने दो, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले मुझे क्वेश्चन लिख लेने दो, ठीक है। P1 P1 P1, ठीक है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का है। P2 B2 T2, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कि क्या चीज कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन में प्रेशर इज 5 atm, ठीक है, टेम्परेचर इज 2 लीटर। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप टेम्परेचर जो है वो डिस्कस नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो इफ फाइनली द प्रेशर इज लेट्स से 2.5 atm, ठीक है, देन व्हाट इज द वॉल्यूम, या ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है, रुक जाओ एक ही करके। दिस इज 2 लीटर्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, let's say pressure is, you want to find out, volume is 10 liters, ठीक है। फाइनल प्रेशर इज, रुक जाओ, फाइनल प्रेशर इज, ठीक है, कंप्लीट करो।
ठीक है, मेरे ख्याल से हो गया है सबका। डिस्कस करें। देखो बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे ऑब्वियसली आपको टेम्परेचर कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। प्रेशर देखो क्या हुआ है, हाफ हुआ है। प्रेशर जो है वो डिक्रीज हुआ है, तो वॉल्यूम क्या करना चाहिए? करेक्ट। प्रेशर डिक्रीज हुआ तो वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए। प्रेशर अगर हाफ हुआ तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए? डबल हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा? दिस विल बी 4 लीटर। ठीक है, तो फर्स्ट का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, चलो यहाँ पे लिख रहा हूँ। फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 4 लीटर, 4 लीटर। ठीक है, सेकेंड वाले में देखो वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम क्या हुआ है? वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। ठीक है, जब आप यहाँ पे जो है, यहाँ पे वॉल्यूम हाई है, यहाँ पे वॉल्यूम लो है, यहाँ पे वॉल्यूम, ठीक है, चलो आप बेटर होगा इसको डायरेक्टली P1 V1 ही डालो। ठीक है, वॉल्यूम हैज डिक्रीज, ठीक है, सो प्रेशर शुड हैव इंक्रीज। तो यहाँ पे अगर आप P1 V1 का वैल्यू डालते हो तो प्रेशर का वैल्यू क्या आ जाएगा? ठीक है, करेक्ट, 1.2 atm। ठीक है, सिंपल सा ही है, P1 V1 डालो, आपका डायरेक्टली आंसर जो है वो आ जाएगा। थर्ड केस में देखो आपको दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस, 546 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस इज 273 केल्विन। ठीक है, 546 इज 546 प्लस 273। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका टेम्परेचर कितने टाइम्स हुआ है? ओए, टेम्परेचर यहाँ पे 3 टाइम्स हुआ है। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे 3 टाइम्स हुआ है, तो आपका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम भी आपका 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, सो आपका थर्ड में वॉल्यूम जो है वो कितना आ जाएगा? 6 लीटर। ठीक है, फाइनली फाइनली यहाँ पे है 273 केल्विन, यहाँ पे है 273 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसको भी केल्विन में लेकर आओगे तो ये कितना हुआ? ये आपका हुआ 546 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे 273, यहाँ पे 546। तो अगर यहाँ पे 5 है तो फिर यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा बताओ? करेक्ट, 2.5 लीटर्स। इज दिस क्लियर?